शहरनामा में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त इसराइल, हमास और गज़ा पर लगी हुई है। वहाँ जो कुछ हो रहा है वो इंसानों के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए मुसीबत बन चुका है। सिर्फ एक कल ही के एक बॉम्ब ने जो अस्पताल पर गिराया इसराइल ने, उससे 500 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। फिलहाल कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि जिससे ये पता लगे कि जंग ये रुक सकती है और इंसानों की खुरेजी थम सकती है। हालांकि वहाँ आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंच चुके हैं, लेकिन बाइडेन कितना सार्थक होंगे और वो क्या करेंगे, क्योंकि अमेरिकियों की पॉलिसी जो होती है वो बहुत ही गुजलक रहती है और वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। क्या गज़ा और फिलिस्तीन को सुकून नसीब हो सकता है? क्या कत्ल हो रहे हैं बच्चे, औरतें, मर्द, गिरते हुए मकान, ये सारी चीज़ों को रोका जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। दुनिया इस वक्त पूरी तरह से बड़ी ताकतों को देख रही है कि वो बीच में पड़ें और किसी सूरत से इस जंग को रोका जाए, जहां ना पानी है, ना दवा है, ना खाना है, ना बिजली है, और तो और अब अस्पतालों पर भी हमले शुरू हो चुके हैं। आज हम इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए एक बार फिर जमा हुए हैं। हमारे साथ मुल्क के सीनियर सहाफ़ी यानी पत्रकार पीपी झा यानी चंद्र प्रकाश झा साहब हैं, जिनका एक बहुत बड़ा और शानदार पास्ट रहा है। यूएनआई में रहे, दीगर अखबारों में उन्होंने काम किया और वो एक एक्टिविस्ट भी हैं और अपनी राय बहुत खुलकर देते हैं। दूसरे हमारे साथ में सदफ जाफ़र हैं। सदफ जाफ़र भी एक मशहूर नाम है, कांग्रेस में हैं वो और एक्टिविस्ट भी हैं, अपनी राय बहुत खुलकर देती हैं। उनको भी तकलीफ़ है कि इस वक्त गज़ा में क्या हो रहा है और क्यों बेकसूर लोगों को मारा और पीटा और कत्ल किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम सीपी झा साहब से ये विनती करेंगे कि वो इस मामले पर अपनी राय दें ताकि लोगों को और भी मालूम हो सके। झा साहब। जी शुक्रिया मौके के लिए। आपको, आपकी टीम को मैं बहुत मुख्तसर में अपनी बात कहता हूँ और उस पर लोगों को सुनूंगा जो लोग जो बोलेंगे। पहला पॉइंट ये है। झा साहब एक मिनट, झा साहब आपकी तस्वीर पूरी नहीं आ रही है, जरा सा उसको देख लीजिए। अब आ रही है? नहीं, बीच में नहीं है, बिल्कुल आधी कट रही है। अच्छा, थोड़ा दूर कीजिए कैमरे से आपको चेहरा अपना। कोई बात नहीं, शक्ल मेरी बहुत अच्छी नहीं है, आवाज आनी चाहिए, बातें आनी चाहिए, ठीक है, दूसरे लोग वो देखना चाहते हैं। हो जाए। अच्छा, हाँ, अब आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। अब आप जी बोलें। जी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो मामला है वहाँ पे गजा में, एक तो गाजा नहीं गजा है, हमने तस्दीक की जेएनयू के प्रोफेसर उनका, हालांकि गजा भी कह सकते हैं, गाजा भी कह सकते हैं। पहला पॉइंट ये है, इस मामले में कुछ बोलने के लिए या करने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं। आप फलस्तीनी नहीं भी हैं, आप मुसलमान नहीं भी हैं, तो आपको हक है एक ग्लोबल सिटीजन के रूप में। दुनिया में कुछ भी होता है, जब वहां पर वॉर होता है, हिंदुस्तानी घरों में जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन की कीमतें बढ़ जाती हैं, हम पर असर करता है। मिसेस इंदिरा गांधी हमारे बीच में थी, वो कुछ भी, वो मुसलमान तो नहीं थी। उन्होंने यासिर अराफात साहब को पूरा नॉन अलाइंड मूवमेंट में उनको मेंबर का दर्जा दिया। और हमेशा हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, वो अभी भी कमोबेश वही है जो उस वक्त नॉन अलाइंड मूवमेंट के जमाने। इसको हम लोग भूल जाते हैं। खासकर हमारे जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी जी, जो ट्वीट करते हैं इजरायल के सपोर्ट में, हिंदुस्तान की ऑफिशियल पोजीशन है वो वही है जो
नेहरू के जमाने में बनी थी, इंदिरा गांधी ने उसको फॉलो किया, राजीव गांधी ने किया, राहुल गांधी भी कर। एक तो पॉइंट है और हमें हक है। दूसरा, इन दिनों में जब हम लिख रहे हैं, एक सीरीज लिख रहे हैं पूरा, कि जो ये वॉर लाइक सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इट हैज गॉन मोर देन, ये कॉन्फ्लिक्ट से आगे बढ़ गया, बट फुल फ्लेजेड वॉर नहीं है। तो उसकी जो हिस्ट्री देखते हैं तो हम लोग चौंक जाते हैं। वहां जो कुछ भी हो रहा है वो सब इजराइल और अमेरिका के नेक्सस से हो रहा है। इस हमास को इजराइल ने ही खड़ा किया था। आप ज्यादा दानिशमंद हैं, आपको ज्यादा पता हो। तो उस इलेक्शंस के बाद जो कुछ हुआ, हमास भी किसी तरीके से कोई डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। उसने कुछ किया, इजराइल ने उसके रिटेलिएशन में किया, और आप कह रहे हैं कि हम तब तक ये काम करेंगे जब तक हम हमास को फिनिश नहीं कर दें। अरे भैया, आप ही ने तो खड़ा किया था, कहाँ जा रहे हैं? हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आपके पास भी। देखिए, पूरा मुद्दा जो हम लोग जा रहे हैं ना, इसमें छोटी छोटी बातों को खींच देते हैं, मोटी बात। तेल को कैप्चर कौन करेगा? तेल वहां पे अचानक तेल डिस्कवर हो गया, तो तेल के जो कुएं होते हैं, उस पर कंट्रोल करने के लिए लड़ाई आज से नहीं, जमाने से चल रही, और अमेरिका उसकी अगुवाई कर रहे। इसी कारण से इराक वॉर हुआ, आपको मालूम है। वो हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी भी देखिए, मैं चौंक गया, आप लोगों का भी ध्यान गया होगा, अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जिसको हम लोग हिंदी में विदेश मंत्री कह सकते हैं, उन्होंने वहां के प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करने के बाद ये कहा, और ऑन रिकॉर्ड कहा है, कि हम जब तक हैं, मतलब अमेरिका जब तक है, इजराइल को हर तरीके का सपोर्ट करेगा, गोला बारूद रसद ये वगैरह वगैरह। फिर जो उन्होंने कहा वो गौरतलब, कि हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही नहीं है, हम एक जीव भी हैं, यहूदी हैं। तो रेशियलिज्म आप ले आते हैं। एक ऐसा स्टेट, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज्यूज हैं, कि मुस्लिम है, ह्यूमन बीइंग तो है ना, आदमी है ना, उनके लोग मरे या इधर के लोग मरेंगे, बात बराबर है। सबसे बड़ी बात है, कल शाम को खबर आई, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी खबर दी है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी खबर दी है, कि 500 लोग तो 24 घंटे में मारे जा चुके। कितने लोग मारे गए ये ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लोग तो मारे जा रहे और मारे जाएंगे। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट। ये वॉर जो है ना, अमेरिका की अपनी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, उसके जो कंपल्शंस हैं, और इजराइल के जो कंपल्शंस हैं, उसकी वजह से हो रहा है। और अमेरिका के अगले इलेक्शंस तक ये चलता रहेगा, ऐसा हमारा अंदेशा है। और इजराइल में भी आपको मालूम है, कॉलिशन गवर्नमेंट है, 6 महीने की गवर्नमेंट वहां भी बनी, जैसे अपने यूपी में एक बार बनी थी, कल्याण सिंह जी की या मायावती जी की, याद होगा, हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो नहीं, इजराइल हमें का ही याद है। मॉडल आरएसएस और बीजेपी वालों ने किया था, और मोदी जी के टाइम पे हुआ था। मायावती तो चीफ मिनिस्टर बन गई, उन्होंने कल्याण सिंह की गवर्नमेंट बनने नहीं दी, फिर गवर्नमेंट टॉपल होगी, बाद में 4 बार बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। उनका पसंदीदा मॉडल है, वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप का मॉडल है इजराइल का। इजराइल में ऐसे ही चलता है, कोलिशन गवर्नमेंट। अभी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हट गए थे, फिर आ गए, फिर कोई दूसरा होगा, ये पार्टी वो पार्टी, 6-7 पार्टी का कोलिशन गवर्नमेंट बनता है। तो उनको सूट करता है अपनी इंटरनल क्राइसिस को, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, उसको रिजॉल्व करने के लिए वॉर करते हैं। आप देखिए, अभी जो वॉर हुआ है तो लोहा लक्कर वगैरह सब बिकने लग जाता है, रिसेशन है, मंदी है, कुछ बिक नहीं रहा है। ऐसे माहौल में वॉर होता है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हुआ था, इस वॉर में भी हो रहा है। ये आगे ना बढ़े, ये हमारी फौरी जरूरत है। आगे ना बढ़े तो इसके लिए गुड नॉन अलाइंग मूवमेंट तो रहा नहीं हिंदुस्तान का। आपके ट्वीट कर देने से वॉर खत्म नहीं होगा। वी नीड मोर देन अ ट्वीट। मोदी जी जो ट्वीट कर रहे हैं उससे नहीं होगा, और ट्वीट में भी कॉन्ट्रीब्यूशन। उन्होंने ट्वीट किया और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ने कहा हमारा पोजीशन नहीं। उनके ही फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट को तवज्जो नहीं दी। तो क्या हो, जब आप आपके घर में एका नहीं है तो कैसे हो?
यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी आड़ में ही अमेरिका ने इजराइल को फॉर्म किया था, आपको सबको मालूम। उनका खेल चल रहा है। हमें ये दिक्कत हो रही, कभी कोरोना आ जाता है, कभी ये आ जाता है। इस तरह के क्राइसिस आर्टिफिशियल क्राइसिस है, ये कोई रियल क्राइसिस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसको मिल बैठ करके रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। हाँ, एक चीज और, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब पिछला वॉर हुआ था, आपको याद होगा, CNN एक अमेरिकन मीडिया चैनल है, उसने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो छोड़े जा रहे थे उसको पहली बार टीवी पे दिखाया। और हमारे जो मिडिल क्लास है इंडिया या बाहर, उनको एंटरटेनमेंट लगा। पहली बार जैसे पटाखे बच्चे छोड़ते ना, रॉकेट, अरे भैया ये रॉकेट नहीं है, ये न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी होते हैं इस पे। देखो मीडिया इस वक्त जो है वो इस हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर की मीडिया जो है जिस तरीके से इस चीज को दिखा रही है, इसका टेलीकास्ट करके, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये हमारी पूरी सिविलाइजेशन। वहां पर जो जगह है, हमें याद आता है हमारे मरहूम दोस्त खुर्शीद अनवर साहब, वहां पर सीरिया में, वो इंडिया के सिविलाइजेशन के बराबर है, 5000 साल पुराना सिविलाइजेशन है। तो वर्ल्ड प्लेयर के लिए एक गीत गाया जाता है, हम बाद में लिंक दे देंगे, इंडियन ओशन इंडिया का बैंड है वो है, उसके लिए गाते। तो खुर्शीद अनवर साहब ने उसका वहाँ के इससे उसको ट्रांसक्रिप्ट किया था, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में। वो क्या है कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड पीस के लिए प्रेयर करती है, वो बाहर में क्यों जाएगी, कैसे जाएगी, उनका हिस्टोरिक रिकॉर्ड। तो एक पहली बात, हम लोग अपने अपने जगह पर बैठ के मीडिया को दुरुस्त करें, वो तो ठीक होने वाली नहीं है। आपका शहरनामा, मैडम जो बैठी हुई है, अपनी बातें हम लोगों को उनकी जुबान में जो उनको समझ में आता है उनको जानकारी दें, एम्पावर करें, ताकि वर्ल्ड प्रेशर आएगा, जनमत होगा तो उसका असर पड़ता है, हम लोगों ने देखा है इसका। जहाँ साहब इतनी प्रेशर सारी जो बात, है वो यूएनओ का नहीं है, और जहाँ यूएनओ खुद जो निकम्मा साबित हो रहा है, यूएनओ में कितने रेजोल्यूशन पैलेस्टीन के लिए पास हो चुके हैं, लेकिन किसी का भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। कैंप डेविड और ओस्लो जो अकॉर्ड्स थे वो बस कागजों ही में रह गए हैं। यूएनओ खुद कमजोर है, जबकि यूएनओ ही के जरिए से इम्प्लीमेंट ये सब चीजें होती हैंगी। तो यूएनओ का रोल ही खराब रहेगा और बुजदिली का रोल रहेगा, तो वो कैसे मामला शांति कोई और मुल्क नहीं कर सकता जब तक कि यूएनओ ना बीच में इन्वॉल्व हो, या और दूसरे ऐसे लोग लाइक माइंडेड ताकतें ना हो। देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है। शशि थरूर यूनाइटेड नेशंस के अंडर सेक्रेटरी होते थे, अभी कहीं भी यूनाइटेड नेशंस के अंडर सेक्रेटरी होते थे, और वो अच्छी भाषा है, ज्ञान है, जानकारी है। नेहरू के बाद कांग्रेस में कोई ढंग का पढ़ा लिखा आदमी खड़ा हो रहा है तो है शशि थरूर। हम उनको इंडिया का एक जो होता है रिप्रेजेंटेटिव मान के करके, गवर्नमेंट तो नहीं मानेगी, वो गवर्नमेंट के स्पोक्समैन जो है वो कहते रहे शशि थरूर जी अपने जो एक्सपर्टीज है यूनाइटेड नेशंस की, उसको लेके हिंदुस्तान के आवाम की तरफ से पोजीशन रखे और ढिलमुल नहीं, कंक्रीटे नहीं, अपील जारी करे वर्ल्ड कम्युनिटी से, इंडिया के आवाम की तरफ से। मैंने तो एक का नाम लिया क्योंकि मेरे जहन में उनका नाम है और वो साजिंदा आदमी है। एक काम वो हो सकता है। दूसरा, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन आपने बुला करके चूचू का मुरब्बा बनाया बिहार में, इतना बड़ा मामला है, ये सारे मामलों से बड़ा। आप पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का स्पेशल सेशन बुलाइए और एक यूनिफाइड पोजीशन लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी की तरह से, अपने पॉलिटिकल इसके लिए नहीं। ये पूरी सभ्यता बर्बाद हो जाएगी साहब। अंदेशा ये बच्चों का खेल नहीं है। अगर किसी सिरफिरे के पास, हमास या किसी के पास में न्यूक्लियर वॉरहेड आ जाता है तो क्या होगा, इसको जरूर सोचिए। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिक्र करने की तो है। इतनी सी सही कह बात रहे है। हैं आप, क्योंकि मेरे ख्याल से दुनिया मैंने अपने, इन हालात में दुनिया जो है वो बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, और बस क्या हो जाए। एक लम्हे में कल रात जो वाकया हुआ वो बस एक मिनट की बात थी कि जिसमें 500 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं और बहुत से ज़ख्मी हो चुके हैं। एक अफरा तफरी का आलम है, नन्हे नन्हे बच्चों को खाना पीना, औरत मर्द सब भूखे हैं, अंधेरा है और पानी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि दवाएं नहीं है, और हॉस्पिटल ही जब टारगेट किए जाएंगे तो क्या आएगा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया झा साहब, आप आराम कीजिए क्योंकि एक आपकी बात तबीयत बोलूं, खराब अभी थी। एक बात हाँ, बोलूं, जरूर जरूर अभी जरूर। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, आज सुबह मैंने चेक किया, जी, अचानक आर्म्स के सेल बढ़ गए। ये बढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स है कि वॉर जब हो रहा है, और वॉर जो हो रहा है तो जो आर्म्स कौन बेच रहा है? वही अमेरिका बेच रहा है, उसके साथ के लोग बने, ये इधर ही बेच रहे, उधर ही बेच रहे। तो वॉर के समय आर्म्स बेचना उनको प्रॉफिट हो रहा है, ये जितना बढ़ेगा उनके हथियार और बढ़ेगी। ये बहुत चिंताजनक बात है। सही कह रहे हैं आप। बाइडेन साहब हो सकता है कोई लंबा ऑर्डर लेके आ जाए वहां से। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है, वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्ट। उम्मीद पे दुनिया कहानी, सब कुछ बेहतर है। बर्बाद नहीं हुआ है, ना सही होगा। सही कह रहे हैं आप, सही दुनिया कह रहे हैं। ऐसी बिगड़ती रहती, दुनिया फिर बनाई भी जाती नई तरीके से। ऑप्टिमिस्ट अगर बहुत होप नहीं है तो कुछ भी नहीं हो, होप है बहुत तो बहुत कुछ हो बहुत सकता बहुत शुक्रिया आपका। आपकी तबीयत है। जी खराब थी लेकिन शुक्रिया। आपने दोस्ती निभाई और आप तशरीफ ले आए। अब आप आराम कीजिए और हम जी फिर मिलेंगे आपसे। तब तक जी सुनिए आप शुक्रिया। सदर जाफर साहिबा क्या कह रही हैं। सदर ऑल जाफर द बेस्ट आपके इस बहुत ही प्रोग्राम के लिए, और शुक्रिया उन एफर्ट्स के लिए जो कि इस वार को रोकना चाह रहे हैं, उनके लिए, जी। उन सबको हम सलाम। शांति हो। सदर जाफर आप ये बताइए कि आप क्या महसूस कर रही हैं ये जी सब सदर जफर जी, वीडियो देख। नमस्कार, आदाब। मैं पहचान नहीं नमस्कार पाया था। आदाब। जी कोई जी बात। जी, तो ये बहुत बहादुर हैं, क्या आप बहादुर सिंह। बहुत बहादुर हैं। जी जी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं दवा खा के जरूर थोड़ा आराम करूं। जरूर ओके जरूर, शुक्रिया ओके आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके। जी सदर जाफर साहब। जी, देखिए एक अजीब सी बेबसी है, परेशानी है। भाई नन्हे नन्हे बच्चे हैं, और एक और बात ये है कि हिंदुस्तान में ये जो हालात हैं और जो हिंदुस्तान का रिएक्शन है वो बहुत ही दिल को परेशान करने वाला है। कोई भी क्राइसिस हिंदुस्तान में या दुनिया में आती है तो उसको इस नज़र से देखा जाता है कि उसको सांप्रदायिक बना दिया जाता है। कोरोना आया तो तबलीगी मुसलमानों के ऊपर सारा ठिकरा तोड़ने की कोशिश करी गई शुरू में, और बिल्कुल उसको सांप्रदायिक बना दिया गया कि अगर आप चाइनीज हैं या नॉर्थ ईस्टर्न हैं तो आप कोरोना फैला रहे हैं, या अगर आप मुसलमान हैं तो कोरोना फैला रहे हैं। अब उसकी तरह अगर आप देखें कि जिस तरीके से इजराइल और पैलेस्टाइन का वॉर है, जिस तरीके से आरएसएस और संघ और बीजेपी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री खुद एक साइड लेकर कह रहे हैं कि मैं वॉर के इस तरफ हूं। पहली बात तो वॉर ही गलत है। दूसरी बात है जो इस वक्त हो रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, उसको वॉर कहना भी गलत है। ये वॉर नहीं है, ये क्लियरली जेनोसाइड है। वॉर तब होता है जब दोनों तरफ से बराबर से लोगों के पास हथियार हो, बराबर की फौजें हो, बराबर की ताकत हो, बराबर के अलाइज हो। अब आप सोचिए कि इस फिलिस्तीन के साथ छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं, मुल्क या बड़े मुल्कों की ऑपोजिशन है, या कुछ चंद अफराद हैं, लेकिन इजराइल के साथ जो है वो अमेरिका है, इजराइल के साथ बड़े बड़े नेशंस हैं। तो ये वॉर नहीं है, ये क्लियरली जेनोसाइड है। और उसको यहूदी वर्सेस मुसलमान के तौर पे देखना, ये बेसिकली इंसानियत के खिलाफ हैवानियत खड़ी हुई है। जिस तरीके से कल नन्हे नन्हे बच्चे, बीमार लोग, अस्पताल अस्पताल तो दुनिया में आज तक कोई भी जंग हो, चाहे आप महाभारत से लेकर आप जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक उठा के देख ले, अस्पतालों पर कभी भी हमले नहीं होते थे। ट्रांजिट में लोग, आप बताइए कि आप सेफ पैसेज दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तुम नॉर्थ पैलेस्टाइन से साउथ पैलेस्टाइन चले जाओ, और जो रास्ते से लोग गुजर रहे हैं पीसफुली अपने मालो असबाब और बच्चों को लेकर, औरतों को लेकर, आप उनके ऊपर बमबारी कर रहे हैं। ये इंसानियत के खिलाफ है। और अगर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं, मतलब नरेंद्र मोदी ने अपना पक्ष चुन लिया है कि वो हैवानियत के साथ खड़े हैं। अगर जिनेवा योगी कन्वेंशन आदित्यनाथ, में जो रेजोल्यूशंस थे उसमें एक जो अहम रेजोल्यूशन है वो है कि अस्पतालों और शहरियों पर बम्बार्टमेंट नहीं होंगे। खास करके अस्पतालों पर तो बड़ी ताकीद है, लेकिन बिल्कुल अस्पतालों पर बम्बार्टमेंट के बावजूद यूएनओ कुछ नहीं कर पा रहा है, या और दूसरी ताकतें जो हैं वो उसमें नहीं इन्वॉल्व हो रही हैं कि किसी सूरत से शांति
व्यवस्था कायम की जाए और दुनिया जो है उसमें अमन कायम हो। तो ये बात सही है कि अस्पतालों को की बहुत अहमियत हासिल है, लेकिन अस्पताल ही को टारगेट बनाया गया है। जी भाई जिस तरीके से आप देखें कि अमेरिकन ज्यूज के हाथ में आधी से ज्यादा इकोनॉमी है, जिस तरह से वो मैनिपुलेट कर रहे हैं इकोनॉमी को, बड़े बड़े नेशंस में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके, बिजनेसेस हैं उनके, बड़े नेशंस उसमें हाथ डालते हुए घबरा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि फिलिस्तीन एक इतना बेबस राज्य है, राज्य वो जो रोज अपना एक कंट्री होने का दर्जा जैसे खोता चला जा रहा है। जमीन होगी, लोग होंगे, तभी तो होगा। एक नेशन काहे से बनता है? सिर्फ दिल में सोच लेने से दिल नहीं बनता है। आधे से ज्यादा फिलिस्तीनी जो है वो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं रेफ्यूजी के तौर पे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ खड़ा कौन है। इन सॉलिडारिटी जितने भी मुल्क हैं जो अमेरिका से और इससे इजराइल से नहीं रखते हैं इत्तेफाक, उनको एक साथ आना जरूरी है। और जी अब सही वक्त बात। आ गया है कि नेटो जैसी एक भाई नेटो में किसका ज्यादा इंटरफेरेंस है, किसके ज्यादा स्टेक्स है? अमेरिका के हैं। अमेरिका अमेरिका इजराइल के साथ है। यूएन में किसके स्टेक्स हैं? यूएन में अमेरिका के हैं, अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ है। तो बोलेगा कौन? मतलब मैं ये देख रही हूँ कि जिस तरीके से राजनाथ जी जो है बड़े से बड़ी घटना हो जाती है कड़ी निंदा करके रह जाते हैं, ठीक उसी तरह यूएन जो है वो ट्विटर पे कड़ी निंदा कर रहा है। जी जी अरे आप जी, अपनी सबका फौजें यही क्यों हाल है। नहीं? पहले यूएन पीस कीपिंग फोर्स होती थी। यूएन पीस कीपिंग फोर्स का काम होता था कि किसी भी जगह पे जहां पे कंफ्लिक्ट है, टर्मोइल है, कहीं पर भी जहां पे मिलिट्री एक्टिविटीज हो रही हैं, वहां पे यूएन पीस कीपिंग फोर्स जाकर पीस को बनाने की कोशिश करती थी। कहां गई यूएन पीस कीपिंग फोर्स? भाई सही है यूएन पीस आपका कीपिंग फोर्स आपका ये सबमिशन बिल्कुल सही है। और पीस कीपिंग फोर्सेस में दूसरे मुल्कों की भी फौजें शामिल होती थी, जिसको यूएनओ गठित करता था और वो जाके वहाँ वो करती थी ताकि किसी तरह का बायसेस ना हो सके। लेकिन फिलहाल तो डायलॉग्स और मीटिंगें हो रही हैंगी, यानी कि ओआईसी जो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी जो 17 तारीख को मीटिंग थी वो भी मुलतवी करना पड़ी और कुछ नतीजा बरामद नहीं हुआ, जबकि वो क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के जो हैं MBS, उन्होंने उसको बुलाया था मीटिंग को, लेकिन वो मुलतवी हो गई है। बहरहाल अब हालात किस तरह से ठीक हो, जो दुनिया के और बड़े बड़े लीडर्स हैं जो इंसानियत के लिए काम करते हैं, जो बच्चों के लिए, औरतों के लिए काम करते हैं, उनकी अपीलें आना शुरू तो हो चुकी हैं, लेकिन वो उन अपीलों को गूंगे बहरे लोगों के बीच में खो गई हैं वो अपीलें। अब सिवाय ये कि एक नज़र फिर वही यूएनओ पर है कि यूएनओ क्या कर सकता हैगा ताकि इस खुरेजी को, ये जो ब्लडशेड है, इसको रोका जा सके। बहरहाल हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर आपको और कुछ कहना है तो आप कह सकती हैं। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बस यही है कि यूएन को जो है वो अपनी रीढ़ तलाशनी पड़ेगी। यूएन का गठन जो है वो अमेरिका के पैसे पे पलने के लिए नहीं हुआ था। यूएन का गठन हुआ था दुनिया में, पूरे दुनिया में कमजोर मुल्कों के साथ खड़े होने के लिए, क्योंकि ताकतवर मुल्क तो अब दबाता ही है। ताकतवर मुल्क का यही एम है कि वो कमजोर मुल्कों को दबाए, उनको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करे। अंग्रेजों के साथ कॉलोनियलिज्म खत्म नहीं हुआ है, तो इसलिए ये फिलहाल जरूरी है फिलहाल UN तो कमजोर मुल्कों यूएनओ के जो साथ है, खड़ा हो। फिलहाल यूएनओ कमजोरों के साथ नहीं, शहजोरों के साथ खड़ा हुआ है। बेशक और बेशक। उसका भी वही हाल हो गया है जैसे एक हम लोग कोई संस्था बना लें और संगठन बना लें, इससे ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है कुछ होते हुए भी, क्योंकि हर जगह वो लाचार और बेयारो मददगार जैसे अपने को वो करता है, सिर्फ एक बयान से, जैसा आपने कहा कि ट्वीट करके वो कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। फिर हम मिलेंगे और फिर बातें करेंगे किसी और मौजू पर। शुक्रिया आपका बहुत।